हमारा जस्टिस सिस्टम समाज की आत्मा पर एक बोझ बन गया है? ये सवाल सुनने में ही काफी चुभने वाला है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल लेख से उठाया गया है। तो चलिए इसके पीछे की दलीलों को समझते हैं, इस एक्सप्लोसिव दावे को डीकोड करते हैं। और इस लेख की शुरुआत ही एक अजीब से, एकदम चौंका देने वाले सवाल से होती है। लेख के मुताबिक ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सबूत है, एक बहुत गहरी खाई का, जो हमारी अदालतों और हमारी सांस्कृतिक जड़ों के बीच खोद दी गई है। बस यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। तो पहला सेक्शन है विश्वास का संकट। यहाँ लेख का कहना है कि असली प्रॉब्लम अदालतों में केसों की भीड़ नहीं है, नहीं, समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये क्राइसिस है भरोसे का, पहचान का। तो फिर असली जड़ कहाँ है? यहाँ लेख एक बहुत ही बोल्ड दावा करता है। वो कहता है कि हमारे समाज की जो बहुत सी दिक्कतें हैं ना, उनके लिए नेताओं को ब्लेम करना बंद करना होगा, क्योंकि असली समस्या वो अदालतों के अंदर ही है, उसके सिस्टम में, उसकी सोच में और उसके फैसलों में। तो सवाल उठता है, ये सोच आई कहां से? लेख के हिसाब से इसका जवाब मिलता है वेस्ट में। आरोप यह है कि हमारी जुडिशरी अपनी जमीन की सच्चाई को बिल्कुल इग्नोर करके बस वेस्टर्न आइडियाज को कॉपी कर रही है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है ना? लेकिन लेख कहता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम इस सवाल को देख ही नहीं रहा। सोचिए, क्या जो कानून और जो वैल्यूज अमेरिका या यूरोप में ठीक काम करते हैं, वो वैसे के वैसे ही भारत में भी लागू हो सकते हैं? इस पर लेख का जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। और यहां पर यह टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है भारतीय वैल्यूज, जहां शादी एक संस्कार है और धर्म कानून का बेस रहा है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न मॉडल, जहां शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और कानून राइट्स बेस्ड है। लेख का आरोप है कि जुडिशरी इन दोनों को मिक्स कर रही है और इससे कंफ्यूजन के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा। और इसके एग्जाम्पल्स हाल के बड़े बड़े केसेस में देखने को मिलते हैं। सबरीमाला में परंपरा और पर्सनल राइट्स का सवाल हो, या जल्लीकट्टू जैसे कल्चरल खेल पर बैन, या फिर LGBTQ राइट्स पर फैसले। लेख के मुताबिक ये सारे मामले एक ही चीज दिखाते हैं कि कैसे अदालतें अक्सर समाज की गहरी जड़ों को समझने में नाकाम रहती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, सिर्फ सोच का फर्क? लेख कहता है नहीं, समस्या प्रैक्टिकल लेवल पर भी है, जमीनी लेवल पर। यह सिस्टम काम कैसे करता है, या शायद यह कहना बेहतर होगा कि कैसे ये पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। 5 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। इसका मतलब है 5 करोड़ जिंदगियां, परिवार, बिजनेसेस जो इंसाफ के इंतजार में अटके हुए हैं। लेख के लिए ये एक टूटे हुए सिस्टम का सबसे बड़ा सबूत है। और इस बैकलॉग की एक वजह काफी हैरान करने वाली है। लेख बताता है कि एक तरफ तो केसेस का अंबार लगा हुआ एक पहाड़ खड़ा है, और दूसरी तरफ जज एक एवरेज इंडियन सिटीजन से काफी कम दिन काम करते हैं। ये एक अजीब सा परेशान करने वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये एक कड़वा सच है, जैसा कि लेख बताता है। उनके हिसाब से इंसाफ अब एक अधिकार नहीं रहा, एक लग्जरी बन गया है। मतलब अगर किसी के पास महंगे वकील के लिए पैसे नहीं हैं, तो इंसाफ के दरवाजे उनके लिए अक्सर बंद ही समझो। इसके बाद लेख एक और गंभीर आरोप लगाता है, नेपोटिज्म का, यानी भाई भतीजावाद। दावा यह है कि जज के बच्चे ही जज बन रहे हैं, जिससे यह पूरा सिस्टम एक बंद क्लब जैसा हो गया है। और इससे होता क्या है, आम जनता का भरोसा टूटता है और अकाउंटेबिलिटी वो तो रहती ही नहीं। तो ठीक है, अगर आज का सिस्टम इतना खराब है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसके लिए लेख हमें अतीत में, पास्ट में ले जाता है। एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जहां इंसाफ अदालतों की चारदीवारी में कैद नहीं था, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा था। और अपनी बात को साबित करने के लिए लेख सदियों पुराने फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड सामने रखता है, मेगास्थनीज से लेकर मार्को पोलो तक। सोचिए, ये सब बाहर के लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इंडियन समाज देखा जहां जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर दोनों काम कर रहे थे, और वो भी बिना आज जैसी कॉम्प्लिकेटेड अदालतों के। जरा इमेजिन कीजिए, 4th सेंचुरी BC में एक ग्रीक ट्रैवलर लिख रहा है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, क्राइम बहुत कम होता है। लेख के लिए ये इस बात का सबूत है कि तब इंसाफ समाज के मॉरल कैरेक्टर का हिस्सा था, सिर्फ कानून की किताबों का नहीं। और बस यही लेख का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले इंसाफ कम्युनिटी के अंदर से आता था, समाज की वैल्यूज से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये एक अलग थलग बाहरी सिस्टम जैसा फील होता है जो ऊपर से फैसले थोपता है। तो इस पूरी आलोचना का, इस पूरे क्रिटिक का आखिरी निष्कर्ष क्या है?
यहाँ लेख जुडिशरी पर अपना अंतिम और शायद सबसे कठोर फैसला सुनाता है। 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने चेतावनी दी थी कि कानून और इंसाफ के बिना इंसान सबसे बुरा जानवर है। लेख इसी पुरानी बात को याद दिलाता है, ये बताने के लिए कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। और यहीं पर लेख अपना सबसे चुभने वाला कंक्लूजन देता है कि आज की जुडिशरी समाज को सहारा देने की जगह उसकी मारी गई आत्मा पर बैठी है। लेकिन लेख सिर्फ समस्या बताकर ही नहीं रुक जाता, ये एक सॉल्यूशन भी सुझाता है, एक जन आंदोलन, जिसका पहला कदम है ये मानना कि आलोचना जरूरी है, दूसरा सुधार के लिए आवाज उठाना, और तीसरा और सबसे जरूरी इंसाफ को वापस भारत की कल्चरल रूट से जोड़ना। आखिर में स्वामी विवेकानंद की ये बात याद रखने लायक है कि किसी भी सिविलाइजेशन की महानता उसकी ताकत से नहीं बल्कि इस बात से नापी जाती है कि वो न्याय और सच को कैसे संभाल कर रखती है। और लेख के मुताबिक इसी पैमाने पर आज का सिस्टम फेल हो रहा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर जुडिशरी की असली भूमिका क्या है? सिर्फ कानून की व्याख्या करना या फिर एक पूरी सभ्यता की आत्मा की रक्षा करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ लीगल सिस्टम से नहीं बल्कि एक देश की पहचान और उसके भविष्य से जुड़ा है।